पहला जो हमारा प्रश्न है पॉलिटी का, ठीक है, वो है कि नीचे दिए गए दो कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन एक ऐसा है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा के द्वारा पारित प्रस्ताव लोकसभा के द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। कारण इसका है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव पहले राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में नहीं। इसके आधार पर ही हमें अपने ऑप्शन में आज दिए गए हैं, वो है कि ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, और ए गलत है परंतु आर सही है। इसके अनुसार हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता है। पहला जो हमारा अभिकथन है वो कहता है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव लोकसभा द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। अगर ऐसा है तो ये हमारा कथन पूर्णतया सत्य है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन इसका चुनाव जो होता है लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका लोकसभा के द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। अगला जो आज दिया गया है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव पहले राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में नहीं। एक कथन भी पूर्णतः सही है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सभापति होता है, इसलिए इसको हटाने से के लिए जो प्रस्ताव है पहले राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, फिर लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। इस आधार से हमारा ए ऑप्शन पूर्णतः सही होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उप प्रधानमंत्री नहीं रहा है? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर या चौधरी देवीलाल? इसका सही आंसर है वो है चंद्रशेखर, क्योंकि मोरारजी देसाई जो है 1966 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह मोरारजी देसाई के शासनकाल में 1970 में उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। देवीलाल चंद्रशेखर के शासनकाल में उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। लेकिन चंद्रशेखर जो है वो 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, न कि उप प्रधानमंत्री रहे। अगला हमारा प्रश्न है कि कृषि सहकारिता उद्योग के लिए एक अखिल भारतीय सेवा गठन करने का सिफारिश निम्न में से किस आयोग ने की थी? राजमंडाल आयोग 1969, सरकारिया आयोग 1983, पंछी आयोग 2007, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005। इसका सही आंसर है वो आपका है डी, सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग ने ही अखिल भारतीय सेवा एक नई गठित करने की प्रयास की थी कृषि सहकारिता उद्योग के लिए। अगला जो प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। जिला योजना समिति का क्या अनुच्छेद है? महानगर योजना समिति का अनुच्छेद क्या है? नगर पालिका के निर्वाचन का अनुच्छेद क्या है? और राज्य वित्त आयोग का अनुच्छेद क्या है? तो इसका सही आंसर जो है वो है जिला योजना समिति जो है वो 243 ZD में है। महानगर योजना समिति जो है वो 243 ZE में है। नगर पालिका के जो निर्वाचन है 243 ZA में है, और राज्य वित्त आयोग का गठन जो है 243A में है। इस प्रकार जो हमारा सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत यह विशेष उत्पन्न किया गया है कि गोवा राज्य की विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे? ऑप्शन है 371H, 371G, अनुच्छेद 371 या 371I। इसका सही आंसर है वो है 371I। गोवा के लिए विशेष राज्य का दर्जा है। 371H जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश के लिए है, और 371G जो है वो मिजोरम के लिए है, और 371 जो है वो आपका गुजरात और महाराष्ट्र के लिए है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सीटों में राज्यों में से कौन सा राज्यसभा में एक समान सीटों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी, उड़ीसा। उड़ीसा जो है वो एक समान राज्यसभा की सीटों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, क्योंकि उड़ीसा में 10 सीटें हैं, जबकि आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में 11 सीटें हैं। अगला प्रश्न नंबर 7 कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आवश्यक विधायी शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई है? इसका सही आंसर है वो है आपका 248। अनुच्छेद 248 के तहत ही
संविधान अनुसार विधायी अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र को प्रदान की गई है, जबकि अनुच्छेद 250 जो है वो आपातकाल के समय राज्य सूची पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। 249 राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में कोई नियम कानून संसद बना सकती है, और 248 है वो अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र को प्रदान की गई है। अगला जो प्रश्न है वो है राष्ट्र के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पांचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को किस वर्ष शामिल किया गया था या किस समय शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है वो आपका है 1992 1992 में 17वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, जिसके तहत दिल्ली और पांचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति के रूप में किसका उल्लेख नहीं मिलता है? आपके ऑप्शन है संप्रभु, समाजवादी, कल्याणकारी या फिर लोकतांत्रिक। कल्याणकारी या लोकतांत्रिक, इसका सही आंसर है वो आपका है कल्याणकारी। कल्याणकारी शब्द नहीं मिलता है, संपूर्ण समाजवादी और लोकतांत्रिक मिलते हैं। अगला प्रश्न उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में इसका कार्यकाल सबसे अधिक रहा है? के.एन. वांचू, एस.एन. सीकरी, ए.एम. पुंछी या फिर वाई.वी. चंद्रचूड़। क्वेश्चन नंबर 10, इसका सही आंसर है वो है वाई.वी. चंद्रचूड़ का कार्यकाल सर्वाधिक सबसे ज्यादा रहा है। अगला प्रश्न निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है कि अंतरिम सरकार में शामिल होने के बावजूद भी मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया। उसका कारण आर है इस राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति में ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक राजसत्ता भारत के जिम्मेदार लोगों को सौंप दी जाएगी। इसमें वही ऑप्शन है कि ए आर दोनों सही है, ए आर की आर ए की कठिन सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 11, इसका सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी, दोनों कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन ए आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 निम्न कथनों पर विचार करिए। नागरिकता संशोधन विधेयक 2015 के अंतर्गत ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन का आपस में विलय कर दिया गया। दूसरा है नए ओसीआई कार्ड धारकों को पूर्व नागरिकों के समान अधिकार तो नहीं होंगे, परंतु उन्हें भारत में खेती की जमीन खरीदने और राजनीतिक आधिकारिक पद प्राप्त करने की छूट होगी। इसके ऑप्शन है असत्य कथन चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना तो एक है और ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 12, इसका सही आंसर है कि केवल एक कथन सही है और दूसरा कथन जो है वो गलत है, इसमें हमारा केवल ए ऑप्शन हमारा सही होगा। सॉरी, इसका जो सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। इसका जो है तो डी ऑप्शन सही है, ठीक है, पहला गलत है और दूसरा इसका सही है। नहीं, एक मिनट, इसे सही असत्य कथन चुनना है, इसलिए असत्य कथन जो है वो दूसरा है, सत्य कथन हमारा ये है, इसलिए ए ऑप्शन ही इसका सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म के अवध के करों के समुदाय के बारे में, अनुच्छेद 30 कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक उपासना से संबंधित। ठीक है, तो इसका जो है सही क्या है? जो इसका सही आंसर है कौन सम्मिलित नहीं है वो है अनुच्छेद 30, क्योंकि अनुच्छेद 30 जो कहा गया है, अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन संबंधी करने का अधिकार अल्पसंख्यकों को दिया गया है। यह 13
क्वेश्चन कहता है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्कूलों में मिड डे मील कार्यक्रम के लिए प्रेरणा स्रोत है? ऑप्शन है अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 43 या अनुच्छेद 47। क्वेश्चन नंबर 14, इसका सही आंसर है वो है अनुच्छेद 47, जो नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परिवर्तन संसद के साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन है 106, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 55 या अनुच्छेद 162। क्वेश्चन नंबर 15, इसका सही आंसर है वो है ए ऑप्शन, अनुच्छेद 106 के तहत में परिवर्तन संसद के साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसमें संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते हैं। नीचे सूची है, सूची से मिलान करना है। अनुच्छेद 60 में क्या है, 69 में क्या है, 76 में क्या है या 70 में क्या है? अनुच्छेद 60 में जो है वो राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को जानकारी देने के कर्तव्य है और 69 में जो है वो उपराष्ट्रपति के द्वारा ली जाने वाली शपथ है। तो 60 का जो अनुच्छेद 60 है वो राष्ट्रपति की शपथ है, तो हमारा राष्ट्रपति की शपथ है, तो हमारा सही आंसर इसका जो सही आंसर है, ठीक है, वो जो सही आंसर है वो हमारा है आपका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन है इसका सही आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 17 कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। दूसरा कथन है, विधेयक एक सदन द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद 6 सप्ताह के अंदर दूसरे सदन द्वारा पारित नहीं किया जाता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। प्रश्न नंबर 17, तो इसका ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो दोनों, और ना तो एक और ना ही दो। प्रश्न नंबर 17, इसका सही आंसर है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास शक्ति नहीं, संयुक्त अधिवेशन जो है उसको बुलाने की शक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के पास ना होकर प्रेसिडेंट के पास होती है और राष्ट्रपति के पास होती है, तो ये कथन गलत है। विधेयक, दूसरा कथन है, विधेयक एक सदन से दूसरे सदन में स्वीकार किए जाने के बाद में 6 सप्ताह के द्वारा दूसरे सदन द्वारा पारित नहीं किया जाता है तो तो 6 सप्ताह के अंदर दूसरे सदन द्वारा पारित नहीं किया जाता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तो इसका सही टॉपिक जो सही बिंदु है वो 6 सप्ताह ना होकर 6 माह है, इसलिए ये दूसरा कथन भी गलत है, इसलिए इसमें कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? ऑप्शन है प्रतिरक्षा सेवाएं, जनगणना, एनसी या फिर समाचार पत्र। क्वेश्चन नंबर 18, इसका सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, समाचार पत्र जो है वो संघ सूची का विषय नहीं है। अगला है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। दूसरा, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1985 को हुई है और इस अधिकरण के सदस्य केवल प्रशासनिक क्षेत्र से होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका सही आंसर है कि असत्य कथनों पर विचार करना है, तो इसमें कौन सा कथन असत्य है? तो इसका पहला जो है कि जो केंद्रीय से प्रशासनिक अधिकरण है यह एक संवैधानिक निकाय है, इसलिए यह कथन असत्य है और इस अधिकरण के सदस्य केवल प्रशासनिक क्षेत्र से होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो यह कथन भी गलत है, क्योंकि इसके अधिकरण की नियुक्ति प्रशासनिक क्षेत्र न्यायिक क्षेत्र दोनों से मिलकर राष्ट्रपति करता है, इसलिए इसके जो असत्य कथन है वो पहला और तीसरा है, क्योंकि 1 नवंबर 1985 को ही इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था?
1952, 1954, 1955 या 1956? इसका सही आंसर है वो है 1955। पहला इसके अध्यक्ष थे वो बीजी खेल थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 कि लोक लेखा समिति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यह संसद की सबसे महत्वपूर्ण और पुरानी समिति है। लोकसभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करते हैं। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो इसका कथन आपको में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है कि लोकलेखा समिति जो अपनी रिपोर्ट है वह राष्ट्रपति को ना सौंपकर, वह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को ना सौंपकर लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है, इसलिए यही कथन असत्य है। अगला है सूची का मिलान करना है। एक राज्य में 100 राज्यसभा सीटें हैं, तो किस राज्य में कितनी है? तेलंगाना में कितनी है? राजस्थान में कितनी है? छत्तीसगढ़ में कितनी है? गुजरात में कितनी है? तो गुजरात में जो है वो 11 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 5 सीटें हैं, राजस्थान में 10 सीटें हैं और तेलंगाना में 7 सीटें हैं। इस प्रकार से हमारा सही ऑप्शन है वो है हमारा ये ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, किंतु राज्यों के विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं। दूसरा है राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, इन राज्यों के विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। तो पहला कथन जो है वो पूर्णतः गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों के विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति में विधानसभा का कोई योगदान नहीं होता है। जबकि दूसरा है राज्य विधानसभा के परिषद के सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ये पूर्णतः सही है, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो आपका डी, ये गलत है लेकिन आप। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया है? प्रश्न नंबर 24 इसका सही आंसर है कनाडा के द्वारा। अगला प्रश्न है किसी राजनीतिक दल के द्वारा अपने सदस्यों के लिए सदन में जारी किया गया आवश्यक दिशा निर्देश जो दल में अनुशासन बनाने के लिए जारी किया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहते हैं? मर्यादा कहते हैं, व्हिप कहते हैं, ग्रेटिंग कहते हैं या क्रॉसिंग द फ्लोर कहते हैं? इसका सही जो आंसर है वो है व्हिप कहा जाता है। अगला प्रश्न है कोई कल विधि के प्राधिकार से अधिरोपित या सम्मिलित किया जाएगा अन्यथा नहीं, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 266, 264, 254 या फिर 265 में? इसका जो सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, अनुच्छेद 265 में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 365 क्या उल्लेख करता है? ऑप्शन है बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव, और डी ऑप्शन आपात के दौरान भारतीय द्वारा प्रयुक्त अधिकारों का निलंबन हो जाना। क्वेश्चन नंबर 27 इसका सही आंसर है 365 जो है वो संघ द्वारा निर्देशों का अनुपालन करने में असफलता पर प्रभाव क्या पड़ेगा राज्यों पर, ये बताता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 कि 61वें संशोधन से पूर्व आम चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितने वर्ष थी? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 19 वर्ष? इसका सही आंसर है वो है बी ऑप्शन 21 वर्ष। अगला प्रश्न है कौन सा कथन असत्य है? प्रश्न नंबर 1 कि धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। दूसरा बी ऑप्शन धन विधेयक पर लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। तीसरा अभी तक केवल 3 बार संसद का संयुक्त अधिवेशन आ चुका है।
चौथा है लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद का संयुक्त अध्यक्ष के साथ राज्यसभा का सभापति करता है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा की अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है, न कि राज्यसभा का सभापति। तो हमारा यही कथन जो है वो असत्य। अगला है वर्तमान में भारत में कितने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। ऑप्शन है 7, 6, 8 या फिर 9। इसका सही आंसर है कि भारत में इस समय 8 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। इसमें भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी जो है ये यहाँ भारत की राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 31, प्रश्न नंबर 31 की अनुच्छेद से संबंधित विषय से ये जुड़ा हुआ है। इसके अनुसार कि किससे क्या मतलब किस अनुच्छेद में क्या है। अनुच्छेद 87, 98, 105 और 108। तो 108 में जो दिया गया है वो है संसद की संयुक्त बैठक। 98 में जो दिया गया है वो संसदीय सचिवालय दिया गया है। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष संबोधन है और 105 में जो है संसद के सदस्यों से विशेषाधिकार है। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निवारक निरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से रोकना है। सरकार इसके तहत व्यक्ति को केवल 4 महीने तक ही अभिरक्षा में रख सकती है। क्वेश्चन नंबर 32। इसका सही आंसर है कि केवल 1, केवल 2 या 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 32 इसका सही आंसर है वो केवल है 3 महीने तक ही रख सकती है। इसलिए इसका सही आंसर जो है ये गलत है, ये क्या सही है, क्योंकि 4 महीने तक जो है ऑप्शन ये गलत है, ये 3 महीने तक ये अभिरक्षा में रख सकती है। इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है 26 अक्टूबर 1946 को बनी अंतरिम सरकार में कौन सा मुस्लिम लीग से था। क्वेश्चन नंबर 33। इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, आई चंद्रीगढ़ जो थे वो मुस्लिम लीग से संबंधित थे। अगला है कौन सी समितियों में जो दिए संविधान निर्माण की समितियां बनी थी उनमें कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन है कार्य संचालन समिति के मुंशी, सदन समिति राजेंद्र प्रसाद, मूल अधिकार उप समिति वेडी कृपलानी और संकट मामलों की समिति एस.सी. मुखर्जी। इसका सही आंसर है कि जो गलत ऑप्शन है वो सदन समिति है कि सदन समिति के अध्यक्ष जो थे प्रमुख जो थे वो थे पट्टाभी सीतारमैया, न कि राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि किस प्रख्यात न्यायविद ने संविधान विशेषज्ञ ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ए पालकीवाला ने, डी.एम. राव ने, के.एम. मुंशी ने या फिर जेएन अस्टिन ने। क्वेश्चन नंबर 35। इसका सही आंसर है कि भारत की प्रस्तावना को परिचय पत्र एन.ए. पालकीवाला ने कहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 कि राष्ट्रपति अथवा संसद द्वारा राष्ट्रपति शासन के समय बनाया गया कानून राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के पश्चात प्रभावी नहीं रहता है। दूसरा कथन है राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। प्रश्न नंबर 36। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 या 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन के दौरान बनाया गया कानून राष्ट्रपति शासन हटने के बाद भी प्रभावी रहता है और जो शर्त 2 है उसमें प्रमुख राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का समाप्त हो जाता है या कर सकता है। प्रश्न नंबर 37 कि राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है। पहला कथन। दूसरा है अनुदान मांगों पर दोनों सदनों में मतदान होता है।
प्रश्न नंबर 37। इसका है पहला कथन था राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है परंतु अस्वीकार नहीं कर सकती। इसका जो है कथन ये पूर्णतः गलत है क्योंकि राज्यसभा धन विधेयक से संबंधित मामलों पर कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है। और दूसरा जो है कि अनुदान मांगों पर दोनों सदनों में मतदान होता है तो अनुदान मांगों केवल लोकसभा में रखी जाती है और वही उस पर मतदान करने का अधिकार होता है, इसलिए ये भी कथन गलत है। इसलिए 37 का डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस एक को भारतीय संसद द्वारा नहीं हटाया जा सकता? सेबी, महानियंत्रण महालेखा परीक्षक, भारत का राष्ट्रपति, भारत का महान्यायवादी या फिर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 38। 38 का जो सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन कि भारत का महान्यायवादी संसद के द्वारा नहीं हटाया जाता है, जबकि यह राष्ट्रपति इस प्रसाद पर्यंत ही रहता है, जब राष्ट्रपति चाहता है इसे हटा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 की अभिकथन और कारण। अभिकथन ये कहता है कि भारतीय संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सामाजिक हितों के संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। दूसरा है भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार अबाध हैं, उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। 39 इसके ऑप्शन जो है ए सही है परंतु गलत है क्योंकि मूल अधिकारों पर कई बार प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि पहला ऑप्शन हमारा सही है। अगला है प्रश्न नंबर 40 की धन आयोग कब बना, जेजेपी आयोग कब बना, फरीवाली आयोग कब बना और राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम कब बना? तो धन आयोग बना था वो जून 1948 में बना था। इसका सही आंसर जो है वो जेजेपी आयोग है। जेजेपी आयोग दिसंबर 1949 में नहीं बना था, ये बना था दिसंबर 1948 में। दिसंबर 1948 में जेजेपी आयोग बना था। अगला है भारतीय उद्देशिका में संघीय शब्द कहाँ प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए है उद्देशिका में, अनुच्छेद 368 में, संविधान के भाग 4 में या फिर संविधान में कहीं भी ये प्रयोग नहीं हुआ है। इसका सही आंसर है संघीय जो शब्द है वो कहीं प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42 निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्त विधेयक के संबंध में सत्य है? कि यह सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है या राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है या राज्यसभा इसको अस्वीकृत कर सकती है? वह कौन सा कथन सत्य? क्वेश्चन नंबर 42 इसका सही आंसर है कि कौन सा कथन सही है? वैसे यह सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है तो पूर्णतः सही है, या राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है ये भी सही है, और राज्यसभा इसको अस्वीकृत कर सकती है। राज्यसभा इसे अस्वीकृत कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 42 इसका सही आंसर है डी। सभी 43 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा भाग अनुच्छेद केंद्र राज्य के विधायी संबंधों पर चर्चा करता है? भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255, भाग 12 अनुच्छेद 255 से 265, भाग 10 230 से 250 है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है भाग पहला ऑप्शन भाग 11 अनुच्छेद 245 से 265। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय परिषदों का कौन सा युग्म सही मुख्यालय से संबंधित है जिनका युग्म सही नहीं है? इसका सही ऑप्शन है कि कौन सा युग्म सही नहीं है कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली, मध्य क्षेत्रीय परिषद भोपाल, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता और दक्षिण है चेन्नई। तो जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है इसका मुख्यालय भोपाल न होकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है। तो हाँ यही ऑप्शन हमारा सही है। अगला है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 क्वेश्चन 45 के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत वर्तमान में निर्वाचन आयोग एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 आयुक्तों से मिलकर बना है। किसी निर्णय पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों में मतभेद होने पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त का मत मान्य होता है। तो ये कथन के बारे में क्या है? तो है कि
एक सही है, दो सही है, दोनों सही है या फिर दोनों गलत है? इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है वो आपका है केवल ए। केवल ए इसलिए सही है क्योंकि किसी निर्णय पर मुख्यमंत्री, निर्वाचन आयुक्त और मतभेद होने पर निर्वाचन आयुक्त का मतमान नहीं होता है, क्योंकि वो फैसले जो है वो बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जब समवर्ती सूची के किसी विषय को लेकर केंद्रीय कानून और राज्य कानून में संघर्ष की स्थिति में आ जाए तो क्या होगा? तो केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होगा, राज्य कानून केंद्रीय कानून पर प्रभावी होगा, राष्ट्रपति का निर्णय मान्य होगा या सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय मान्य होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका एक केंद्रीय जो कानून होगा वो राज्य कानून पर प्रभावी होगा। अगला प्रश्न है, भारत की संसद में किसके नियंत्रणाधीन होती है? राष्ट्रपति के, संसद के, लोकसभा अध्यक्ष के या फिर नियंत्रक महालेखा परीक्षक के? क्वेश्चन नंबर 47 जो है संचित नीति जो होती है वो राष्ट्र संसद के नियंत्रण में होती है। जो भारत की संचित नीति है वो संसद के नियंत्रण में होती है। अगला प्रश्न है, लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। तो लोकायुक्त पारित करने वाला पहला जो राज्य है उड़ीसा है। ये इसने 1970